वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर तनकीद ने हुकूमत को बिलाखिर अवाम के लिए कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अवामी दबाव पर हुकूमत कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों को रिलीफ देने पर तैयार हो गई है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को पेट्रोल में सब्सिडी देने का फैसला किया है। वजीर आजम ने इस हवाले से प्लान तैयार करने की हिदायत की है। जब तक प्लान बनेगा तब तक हम अपने तज्जियाकारों से ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दुरुस्त फैसला है और क्या इससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा और इसके लिए हुकूमत कोई निजाम भी बना सकेगी। हुकूमत गरीब आवाम का बोझ हकीकत में बांटेगी या बात अब भी तसल्ली और बयानात तक ही महदूद रहेगी। हमारा आज का पहला सवाल है, हुकूमत का मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का फैसला आम आदमी को रिलीफ देने के लिए क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नासिब चुगताई साहब, क्या कहेंगे, क्या महंगाई से सिर्फ पेट्रोल लेने वाले मुतासर हो रहे हैं, रिक्शे वाले और मोटरसाइकिल वाले? नहीं, मेरे ख्याल तासुर गलत है। महंगाई से इस मुल्क की 70% आबादी मुतासर हो रही है और जो लोग उधार लेके काम कर रहे हैं, जो कर्ज लेके काम कर रहे हैं, जो दो मुलाजमतें करने मजबूर हो गए, उनकी तादाद भी बढ़ रही है। ओवरऑल सब मुतासर हैं, लेकिन सब्सिडी जो है वो दरअसल एक हंगामी नौयत का प्रोग्राम होता है। ये लोगों को फौरी तौर पर कोई रिलीफ फराहम कर दी जाए और लोगों से मुराद रिक्शा ड्राइवर नहीं और टैक्सी ड्राइवर नहीं, बल्कि इस मुल्क में रहने वाला हर फर्द होता है। कुछ लोग होते हैं जो मुतासर नहीं होते, जो बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर फ्रूट के बास्केटें ख़रीद लेते हैं या बहुत से कॉस्मेटिक से ले लेते हैं महंगे वाले। तो कुछ लोग होते हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं होते, अक्सरियत आबादी की। दरअसल हमारे यहाँ जो मसला है वो सब्सिडी का नहीं है, वो फ़ैसला साजी का है। और ये आज से नहीं है, बरसों से हमारे यहाँ फ़ैसला साजी नहीं होती। हम जो बयानात देते हैं वो ये होते हैं कि ये होना चाहिए, ये फ़लाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करेंगे होना चाहिए। इसमें 3 साल तो गुजर गए और भी गुजर जाएंगे, दो साल, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। अब तक ये नहीं हुआ कि हम जो फैसले करते हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। अब तक ये नहीं हुआ कि हमने शुगर और चीनी स्कैंडल और कॉटन स्कैंडल, इस पर हमने कोई ठोस कदम उठाया हो, कोई मुजरिमों को पकड़ा हो और लोगों को पिन पॉइंट किया हो। FIA की रिपोर्ट में लोग पिन पॉइंट हैं उसके अंदर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेंडोरा बॉक्स जो खुला है नया वाला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये है कि चांद तारे और लाडले अगर बचते रहेंगे तो फिर सूरज और चांद कहाँ जाएगा और मसले हो जाएंगे। देखें, बात यह है कि मैंने कल भी पढ़ रहा था, आज भी सुन रहा था, वो कह रहा था कि हमारे यहाँ महंगाई पूरी दुनिया में सबसे कम है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ महंगाई पूरी दुनिया में 4 नंबर पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और अगर आप पेट्रोल के प्राइस को ना रोएं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पेट्रोल प्राइस कोई पैमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं पैमाना। पैमाना दरअसल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है कि खाने कितने का मिल रहा है और जो वो खर्च कर रहा है उसे उसमें क्या मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो 9 से 11% है, ठीक है, और पड़ोसी मुल्क में 4.5% है। और वही पर कैपिटा इनकम निकाल लें आप डॉलर के अंदर, किसी और में नहीं, रुपए में नहीं, डॉलर में पर कैपिटा इनकम निकाल लें आप, हमारी कितनी है, हमारे इलाके के लोगों की कितनी है, और थोड़ा शर्म कर लें कि हम कहाँ से कहाँ गिरे हैं। हम बहुत अच्छी जगह से बहुत नीचे आ गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत अच्छा जुमला कहा है कि ये ठीक है सब्सिडी देंगे, प्लान क्या है, प्लान क्या है, कैसे देंगे, ठीक है। अब यहाँ आके बात रुक जाएगी और फिर देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि महंगाई काबू में आएगी। 2019 से लेकर अब तक आएगी, ठीक है। जुनैरा, 2019 से अब तक नोटिस चल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जुनैरा, ये जो हिकमत अमली बनाई गई है, आपके ख्याल में क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है और क्या हुकूमत इस हिकमत अमली पर अमल दरामद भी करा पाएगी? हिकमत अमली तो नहीं है, अभी तो ये बयान है
और हमने देखना है कि कोई हिकमत अमली है भी कि नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते में वफाकी वज़ीर कह चुके हैं कि सब्सिडीज़ पे तो मुल्क नहीं चला करते, तो हम सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है उन्होंने, एक सीनियर वज़ीर हैं फवाद चौधरी ने कहा है। उसके बाद जो IMF के साथ मीटिंग्स जारी हैं, उन मीटिंग्स से पहले भी उनकी बातें सारी मान के सारे टिक करके बॉक्सेस गए हैं ये लोग, और वहाँ भी ऑफ कोर्स जो बातें हो रही होंगी वो सब्सिडीज़ के बारे में नहीं हो रही होंगी। अभी तो और टैक्स लगना है हमारे ऊपर, अभी तो और बिजली महंगी होनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लाइक दे आर रिटन ओवर द वॉल, पता है कि IMF के साथ क्या चीज़ें एग्रीड हैं। और शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो, रज़ा बाकिर ने तो लंदन में बैठ के जो पाकिस्तान की इकॉनमी की मंजरकशी की है, उससे तो लगता है मसला ही कोई नहीं है। वो तो कमाल है। मैं तो हैरान हो गई कि हम सबको कुछ समझ ही नहीं आई कि हम कितनी खुशहाली में हैं और हम ऐसे ही रोते रहते हैं। पता नहीं, हम सारे डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, हमें उनसे मेरे ख्याल है थेरेपी करानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा हुआ है ये एक्सचेंज रेट का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और वो ये कह रहे थे अनिल मुसरत के साथ बैठ के। तो दैट सेज वॉल्यूम्स अबाउट हिम कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका टिल्ट क्या है, उनकी बैकिंग क्या है, एंड वेयर इज़ ही टॉकिंग फ्रॉम। मैनचेस्टर में बैठे हुए थे बाय द वे। दूसरा ये कि एहसास पोर्टल को यूज़ करेंगे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। सानिया निश्तर अपनी फ़ील्ड की बहुत अच्छी खातून हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो तो डॉक्टर इशरत हुसैन भी हैं, वो डॉक्टर अशफाक हसन भी हैं, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये बहुत बड़ा टारगेट उनको दिया गया है कि एहसास पोर्टल को यूज़ करते हुए टारगेटेड सब्सिडीज़ दें। तो एक तो कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन जो आप तय कर रहे हैं IMF के साथ, और दूसरा यहाँ जिनको आप देने जा रहे हैं, आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी टारगेटेड सब्सिडी लेने के कौन से लोग काबिल हैं, कौन से नहीं हैं? क्योंकि मोटरसाइकिल, गाड़ी, मिडिल क्लास, सब लोग पेट्रोल से तंग हैं। और क्या सिर्फ पेट्रोल ही इस काबिल था? दूसरा, मैंने एक बहुत बड़ी खबर ये सुनी कि हम प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाने जा रहे हैं। वो पहली वाली कहाँ गई? उनकी शायद कमेटियां निकल गई हैं, तो वो सारे चले गए हैं। तो एक मज़हका खेज है मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें। तो आई डोंट नो, मुझे इस बयान की समझ नहीं आई। ठीक है, आपके ख्याल में आपको इस बयान की समझ नहीं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल पर आपके ख्याल में वाकई में परेशान नजर आ रही है, या फिर वो एक वो टर्म है ना कि डंक टपाने की कोशिश करना, वो हो रहा है? देखिए, बात ये है कि ये जो परेशान होने की बात नहीं होती है गवर्नमेंट में। यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड सॉल्यूशन शुड बी पास्ड ऑन टू द बेसिक आम पब्लिक। बात ये है, अगर आप सब्सिडी देंगे तो किसको दे रहे हैं? होल्डर्स को फायदा हो रहा है। सब्सिडी पहले तो ये देखें कि आपकी प्राइस मुल्क में वो चीज़ें जिन पे पेट्रोल की या इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं है वो क्यों बढ़ रही हैं, जिसमें आपकी गंदम है, आपकी चीनी है, उसके बाद आपकी पेरिशेबल वेजिटेबल है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनकी कीमत क्यों बढ़ रही है? मीन्स के देयर इज नो चेक एंड बैलेंस प्रोविंशियल लेवल पर। मेरे नहीं ख्याल कि मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर को देखा कि चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और वो बैठ के पॉलिसी दें जी कि आप डाउन लेवल पे जाके, जो शौकत तरीन ने बात की थी कि आपने मिडल मैन को निकालना है। मैं ऑनेस्टली मैं छोटा सा जिम्मेदारी भी करता हूँ कराची में, एशियन में। तो अगर मैं एक सब्जी बाजार में 20 रुपए किलो एज अ ग्रोअर देता हूँ, वो मैं फिर क्लिफ्टन में अपनी जो लोगों से, आम रिटेलर से 150 रुपए किलो लेता हूँ। तो दिस इज आंसर। हु इज अर्निंग द मनी? व्हाई द ग्रोअर इज नॉट बीइंग पेड? और उसके बाद मिडलमैन सारा पैसा ले जाके बाकी रिटेलर ले लेता है, और जो खरीदने वाला बेचारा उसको सबसे महंगी चीज़ मिलती है। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जुनैरा बात कर रही हैं, कमिश्नर लेवल पर, तहसील लेवल पर पहले से प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं। वेयर इज द गवर्नेंस? ये इशू है जो करने के लिए बात है, इसको करें। और सेकेंड है एग्रीकल्चर, आपका इकोनॉमिक इंजन है, आप उसको बूझ दें। मैंने नहीं देखा 3 साल में कोई आपने नई इम्प्लीमेंट्स लाए हैं, आपकी नई सीड लेकर आए हैं, कोई आपने नए फर्टिलाइजर की कीमत देखें कहाँ गई हुई है। आप लोगों को इंसेंटिव दें। गंदम आप बाजार से इतनी महंगी खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को यही आप थोड़ी सी बढ़ा दें तो ग्रोअर को फायदा होगा, गंदम ही गंदम होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। सो दीज आर द डूएबल मेजर्स, ऑल अवॉइडेबल हैं, जो अगर हम अच्छे तरीके से करें तो आई एम श्योर का मसला हल हो सकता है।
ठीक है, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि 43 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर जो है वो 4th है, चौथा जिसे कहते हैं ना वो सबसे महंगा मुल्क है। ऐसे में पेट्रोल पर सब्सिडी देना, वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को, आपके ख्याल में क्या जस्टिफाइड है? पहली बात तो ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। मतलब आप कितने पेट्रोल पंपों पर चेक करेंगे कि वाकई वो जो सस्ता पेट्रोल है वो बाइक में डला है या गाड़ी में डल गया है। अगर आप 10 रुपये या 5 रुपये जो है वो कम करेंगे पेट्रोल बाइक के लिए, तो वो गाड़ी वाला क्यों नहीं डलवा लेगा 2 रुपये 3 रुपये पंप वाले को, और पंप वाला उसको मोटरसाइकिल में क्यों नहीं एंटर कर लेगा आपकी गाड़ी में डाल के। तो एक तो मैं समझता हूँ ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है कि आप पूरे मुल्क के पेट्रोल पंप्स पर 2 रेट्स लेकर चलें कि बाइक वाले के लिए ये रेट है और पेट्रोल एक ही है जो बाइक में डलता है। यहाँ तो आप पेट्रोल डिफरेंट कर लेना कि जी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है वो और है और जो बाइक्स में डलता और है, जैसे डीजल और सुपर है या हाई ऑक्टेन है। फिर तो इस किस्म की बात हो सकती थी, जैसे हम माजी में डीजल की कीमत पर सब्सिडी देते भी रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बाइक्स और ये रिक्शा और इनके गाड़ियों की पेट्रोल को आप 2 रेट्स के साथ मुल्क में चला सकते हैं। ये कोई दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन मैंने आज सारा दिन इस पर बहुत सोचा है और मैं जगह जगह शहर में पंप्स, मैंने कहा ये कैसे फैसला होगा कि मैंने जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है ये बाइक वाली कीमत पर नहीं डलवा लिया और बाइक वाले को गाड़ी वाली कीमत पर नहीं मिला, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, ये जो एहसास की बात है वो ज़कात है, खैरात है, सदकात हैं, वो बिलो पॉवर्टी लेवल लोग हैं। क्या हमने पूरे मुल्क को सदके खैरात पे चलाना है? मतलब मैं भी बाइक रखी हुई है तो मैं एहसास पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करूंगा और कहूंगा कि जी मैं भी अब आपका बिलो पॉवर्टी लेवल हूँ, मेरी बाइक को भी सस्ता पेट्रोल दे दें, चाहे मैं जॉब भी कर रहा हूँ। इस तरह मैं ये समझता हूँ आप पूरे मुल्क को सदका और खैरात पर तो और बिलो ज़कात पर तो नहीं चला सकते, इमदाद पर तो नहीं चला सकते। एहसास के लिए तो एक खास कैटेगरी है कि आपकी आमदन ना हो, आप बिलो पॉवर्टी लेवल हो, आपका ज़रिया माश ना हो, फिर आप जाके एहसास के उस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं। तो आप किस को, जिसके पास बाइक है वो एहसास की कैटेगरी में पूरा कैसे उतरेगा और उस पोर्टल पे कैसे आएगा? तो एक तो मुझे लगता है ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये सिर्फ एक, जैसे जुनैरा ने कहा है, सिर्फ एक बयान है, ये काबिल अमल नहीं है और ये किसी भी तरह पूरे मुल्क में इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ठीक है, आपके ख्याल में इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? नहीं, दूसरी बात ये है कि ये बयान ये जाहिर करता है कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई फाइनेंशियल, कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो बयानात आते हैं, ये जो फैसले किए जाते हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आपके ख्याल में कोई ना कोई तो आइडियाज देता ही होगा खान साहब को, आपके ख्याल में कौन देता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाइस्ता। असल में जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया ना, ये उसको वापस अंदर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे समझ नहीं आती इनको मशवरे वाकई कौन देता है। इनके आसपास जो लोग हैं 3 साल बाद इस किस्म के मशवरे के मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल कम कर देंगे। मुजम्मिल ने बिल्कुल सही निशानदेही की है। इसकी आप कैटेगराइजेशन किस तरह करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? अब मेरे ख्याल से तो ना ये डिप्रेशन का दौर है, लोग बड़े परेशान हैं, तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए ना इस तरह के लतीफ़े छोड़े जाते हैं। यानी कि एक वो रज़ा बाकिर साहब ने जो बात की वो समझ ही नहीं आ रही कि कितने लोग जो है मुल्क से बाहर रह रहे हैं और जो इस मुल्क के अंदर 21 करोड़ आवाम रह रही है, उनके ऊपर जो ये बिजली बन के बम बन के महंगाई गिरी है, उनके साथ क्या होगा? चलो आप मोटरसाइकिल चंद को दे देंगे, रिक्शे वाले को दे देंगे, ये कौम का मसला नहीं है। कौम का मसला रोज़गार की जो रोज़ाना की चीज़ें होती हैं वो इतनी महंगी होती है कि उनका चूल्हा कैसे जलेगा, उनकी हांडी कैसे पकेगी। गरीब इंसान को तो सिर्फ इतनी फ़िक्र होती है कि उसकी 2 वक्त की जो है उसको रोटी मिल जाए, वो तो रोटी के लिए परेशान फिर रहे। फिर अभी NBC ने कहा कि लोग 2-2 जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ज़रूर कर रहे होंगे, लोगों के पास तो एक जॉब नहीं है, लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। लोगों के आप चेहरे देखें, चेहरे फक हुए उनके, और उनको समझ नहीं आ रही, जैसे मजूल लोग नहीं फिरते, वो नॉर्मल लोगों का ये हाल है कि वो साईं बने हुए हैं आजकल। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता कि किस तरह घर का जो है खर्चा पूरा करेंगे। तो इस वक्त किस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल सस्ता डल जाएगा, रिक्शे में डल जाएगा। बस पाकिस्तान का मसला जो है वो क्या सिर्फ रिक्शा और मोटरसाइकिल है, बाकी मसाइल नहीं नज़र आ रहे। और अभी कमेटियाँ बनाई जाएंगी, फिर वो कमेटियाँ निकलेंगी। 3 साल बाद इन्हें ख्याल आ रहा है महंगाई तो पहले दिन से चल रही है, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है महंगाई और बेरोजगारी साथ साथ चल रही है और वो गैप बढ़ाती जा रही है। आम आदमी के रोजगार का मुश्किल होती जा रही है, उसको रोजाना जो लाइफ डे टू डे होती है वो मीटअप करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, NBC आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं कह रहा था हमने बातें तो ये कर ली, लेकिन ये नहीं देखा हमने कि इस हुकूमत ने पनाहगाहें बनाई, लंगर खाने खोले, मसला हल करने की कोशिश की। इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई बाक़िर रज़ा या शौकत यूसुफ ज़ई या शहरियार आफरीदी ने मशवरा दिया पनाहगाहों का और लंगर खानों का, तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है ये। क्योंकि पनाहगाहें और लंगर खाने मेरे मसले का हल नहीं है। ठीक, मेरे मसले का हल कारखाने हैं, इंडस्ट्री है जी। मेरे मसले का हल ये है कि मेरी जो कैश क्रॉप है, जो मैं एक्सपोर्ट करता था, वो मैं इंपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? मेरी ज़राअत कहाँ उड़ गई? मेरी फसलें कहाँ चली गई? अगर कोई कौम एक्सपोर्ट कर रही हो तो वो खुशहाल होती है अपने प्रोडक्ट्स को। अब हम गंदम, चीनी, आटा वाटा सब डाले वाले सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इस पर किसी ने गौर नहीं किया। पिछले दौर में से मतलब 2 साल पहले मखदूम शाह महमूद और शाह तरीन साहब में झगड़ा हुआ था इस मौजू पर कि ज़राअत कौन देखेगा। अब तक वो झगड़ा चल रहा है। तो अब देखें, आप कह रहे हैं बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसी बम्पर क्रॉप है भाई? ये किस तरह की है? तो इधर तवज्जो दें, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, इंडस्ट्री पे तवज्जो दें। जैतून के खेत जरूर लगाइए, जैतून के खेत जरूर लगाइए, लेकिन अल्लाह का खौफ करें। गंदम बोए, चावल बोए, गन्ना बोए, इनको एक्सपोर्ट करें, तब पैसे आएंगे, तब कीमतें कम होंगी, तब कीमतें कम होंगी। जुनैरा, एनबीसी अब तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी इम्पोर्टेड हैं, आपके स्टेट बैंक के गवर्नर भी इम्पोर्टेड हैं, तो हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। इम्पोर्टेड लोग हैं हमारे पास और उनके मशवरे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान के मसाइल पता ही नहीं है, और यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा इस काबिल है ही नहीं जो आके ये चीज़ें संभाल सके। हमारे किसान तो बेचारे ऐसे ही लगे रहते हैं, उनको सिर्फ हम कभी कभार बुला के वज़ीर आज़म हाउस में बिठा के फोटोग्राफी करा लेते हैं, तो बस दैट्स इट। हमारा तो सिर्फ इतना काम है। असल में तो वो लोग कामयाब हैं जो बाहर से आते हैं, सीटें संभालते हैं, 5 साल के बाद हाथ झाड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये तो यहाँ दिहाड़ी लगाने वाली बात है, तो हमें भी वो सीखनी पड़ेगी। बेसिकली हम में कमी है। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो क्लास स्ट्रगल की हम एक बात सुनते थे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करते हैं और अपर क्लास की तरफ जाते हैं, अपने हालात ठीक करते हैं, एजुकेशन के ज़रिए, एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए। मुल्क के हालात ऐसे होते हैं, स्ट्रगल तो दूर की बात है, यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। तो जो लोग ग्रोथ का सोच रहे थे 3 सालों में, वो सर्वाइवल पे आ गए। बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि इसका एहसास भी है एहसास प्रोग्राम वालों को कि नहीं। चलें, मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हुकूमत है ना, ये पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ अवाम की ने कोई परवाह नहीं है। वो जो 90 लाख बाहर रहते हैं ना, उनके लिए ये मरे जा रहे हैं कि उनके कोई बेहतरी कर लें, उनसे वोट ले लें, उनके लिए ईवीएम लगा लें, उनको हक के राय दे दें। भाई ये 22 करोड़ लोगों का हम क्या करें जो इस मुल्क में रहते हैं? वो डॉलर भेज रहे हैं अपनी जरूरत को, पाकिस्तान के खजाने को नहीं भेज रहे हैं। उनके जो पीछे लवाहकीन है उनको भेज रहे हैं। कोई उनमें से पाकिस्तान के खजाने को, आपने यहाँ डैम फंड शुरू किया था, कितने डॉलर डैम फंड में आ गए थे? कोई $2 बिलियन किसी ने डैम फंड में दे दिए थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या बरकरार रहेगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास का आज आखिरी रोज है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या इससे निकालने के हवाले से गौर किया गया। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के तहत 27 नकात पर काम मुकम्मल कर रखा है। नए 6 नकाती एक्शन प्लान पर भी पेशरफ्त का दावा हमने कर दिया है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत न रोकने पर जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। सवाल यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास का आखिरी दिन क्या पाकिस्तान FATF को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा? ब्रिगेडियर साहब, क्या लग रहा है, कोई अच्छी खबर है की जानिब से इस बार? देखें, जो ओवरऑल इस वक्त एनवायरनमेंट देख रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसी देख रहे हैं, और फिर अफगानिस्तान में जैसे पाकिस्तान में प्रेशर डाला जा रहा है,
और मुझे नहीं लगता कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन आई थिंक जब तक पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ों पे अमल नहीं करता, वो हर ज़रबा इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। क्योंकि आपके सामने अगर देखें तो जिस तरीके से हमने उनको अपने एयर बेसिस देने की मुखालफत की है, फिर अफगानिस्तान के ऊपर हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि हम किसी तरीके से हम मजबूर करें कि उनकी मर्जी की वहाँ हुकूमत बनाएं, वो हम पाकिस्तान नहीं कह रहा। वी आर एक्सर्टिंग नाउ एज ए सॉवरन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं है। उसके बाद ज़ाहिर है कि अमेरिका को, इंडिया को अपने प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखें तो मेरे ख्याल में जिस वक्त ये मसाइल हल हो जाएंगे, उस वक्त पाकिस्तान को एज ए रिवॉर्ड वो उस वक्त ग्रे लिस्ट से निकालने में पाकिस्तान की मदद करेगा। हालांकि 27 में से 26 पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए, बल्कि एक पॉइंट में भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर दी है। लेकिन हर दफ़ा ये कह देना कि जी अभी भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, यहाँ पर सेफ हेवन्स हैं, ये अगर आज इंडिया की बात करें तो आई थिंक इंडिया सबसे बड़ा डिजर्विंग कंट्री है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। या किसी भी मुल्क को आप देखें तो जो हमने जो कुछ एफर्ट किए, नोबडी कैन डू इट अंडर मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस। मुल्क में टेररिज्म, इंडिया को कैसे खुली छोड़ दी थी, अफगानिस्तान थे, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम, तो इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक वी वट एवर वॉज पॉसिबल वी हैव डन इट। आई विश कि हम एक नेशनल असेंबली में एक सेशन करते, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेके FATF में जाते तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या ख्याल है, मामला सिर्फ इक़दामात उठाने का है या फिर गेम कुछ और है? काश ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे होते कि काश हम कौमी असम्बली का इजलास करते, काश हम पार्लियामेंट से बात करते। पार्लियामेंट तो जो है बेमानी हो गए हैं इस दौर में। इस दौर में जमहूरियत बेमानी हो गई है, इस दौर में मुज़ाकरात बेमानी हो गए हैं। और इस दौर में मानी किस बात के कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कह रहा है कि जो बाइडेन ने फ़ोन क्यों नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत कि हमें फ़ोन ना करे, और फिर उसके ऊपर पूरा चर्चा, पूरी खारजा पॉलिसी, खुद प्राइम मिनिस्टर सब उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें FATF का क्या मसला है? हमें तो पता भी नहीं FATF है क्या, और हमें क्यों तंग कर रहा है। वो बता दिया ब्रिगेडियर साहब ने इस समरी में कि हालात क्या हैं। मैं तो FATF के बारे में इत्तलात लेने के लिए, मुसद्दिक़ा इत्तलात लेने के लिए, जो भारतीय मीडिया है, भारतीय न्यूज़ प्रिंट का मीडिया है, उसको देखता हूँ मैं कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जी नहीं निकल रही, और ये पिछली बार भी उसने कहा था, उससे पहली बार भी उसने कहा था, जब हम कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, वो कह रहा था नहीं भाई नहीं निकल रहे आप। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक और वाशिंगटन, ये सब जो हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने आपको घेरा हुआ है। आपको ये भाई देखें, बात सुने, आपकी अपनी गलतियाँ हैं। हमने कब से गलतियाँ शुरू की, मैं क्या बताऊँ, 48 से 49 से 50 से हम आज तक गलतियाँ करते आए। हम अमेरिकी बास्केट में बैठ गए, हम बार बार हमको निकालना गया, उस बास्केट से निकाल के फेंका गया, लेकिन हम फिर जाके बैठ गए उसके अंदर। अब हो सकता है कोई मसला हो हमारे साथ, हमारे कोई नफसियाती उलझन हो अमेरिका के साथ, हमारे कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि 27वें पॉइंट पर भी कहा जाएगा कि ये अगले 3 महीने बाद इसको पूरा करके आप लाएं, और उस वक्त तक आप ग्रे लिस्ट पर रहेंगे। एक जो उसमें हमें नज़र आ रही है सिल्वर लाइन, वो ये है कि ये लास्ट होगा ग्रे लिस्ट का चैप्टर। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में FATF से ना निकल पाने की एक वजह हमारी सिफारती कमजोरी भी हो सकती है क्या? पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने और NBC ने कौमी असम्बली का जिक्र किया, तो मैं उनकी सीरियसनेस का आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि आज शाम को 4 बजे इजलास बुलाया गया था। मैं वहाँ पे गया, प्रेस गैलरी में मौजूद था। तकरीबन 5 बजे इजलास शुरू हुआ। तो इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने, ताहिर साहब थे कोई, उनकी वालदा के लिए फातिहा ख्वानी कराई। जो ही फातिहा ख्वानी ख़त्म हुई तो एक मेंबर खड़े हुए, उन्होंने कहा कोरम के ऊपर फातिहा पढ़ लें, तो देखा कोरम ही पूरा नहीं था और इजलास मुलतवी कर दिया गया। तो ये तो सीरियसनेस है हमारी कौमी असम्बली की। जहाँ तक आप बात करें सफारती कार्रवाइयों की, या हम FATF के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, ये मसला ही नहीं है
ये मसला है सीधा सीधा आर्म ट्विस्टिंग का। आप सीधे हो जाए, आप उल्टे हो जाए, आप किसी तरह भी कुछ भी कर लें, गुड बॉय बन के बैठ जाएं, लेकिन उनका जो बैड बॉय साथ लगा हुआ है इंडिया, वो भारत पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत के अपने बैंकों के अकाउंट्स कितने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे, यूके में भी थे, अमेरिका में भी थे, लेकिन उन्हें तो क्या व्हाइट लिस्ट में भी उन्होंने मतलब डाला हुआ है, उन्होंने तो ग्रे में भी नहीं डाला। तो बात यह कि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की काविशों की तारीफ करनी चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, नहीं तो वो आपको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दे। अगर आप ग्रे लिस्ट में भी बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से ये सफारतकारी और जो हमारे दूसरे इदारे हैं फाइनेंस के, वो कुछ कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान को उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कहें जी एब्सोल्युटली यस, यस सर। जब तक आप ये नहीं कहेंगे, जिन बातों के ऊपर ब्रिगेडियर साहब ने रोशनी डाली, कि जब तक आप उनकी बातें नहीं मानेंगे तब तक नहीं, क्योंकि एक इशारा अमेरिका की तरफ से होगा, आपको फटाफट निकाल के तो व्हाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग है। गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह इन मामलात में फंसी हुई है और वो जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो बेहतरीन कोशिश है। ठीक है जुनैरा, फेटफ कह रहा है हम किए जा रहे हैं, अब की बार क्या लगता है कि फेटफ कहेगा कि चलो बस तुमने जो करना था वो कर दिया, या फिर इस मर्तबा फिर हमें सुनने को मिलेगा डू मोर? हाँ, वो यही कहेंगे आपने जो करना था कर दिया, हम फिर भी आपको नहीं निकालेंगे, ये सुनने को मिलेगा। क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड किया हुआ है कि नहीं निकालना, और वो उसके ऊपर जो रोशनी डाली है ब्रिगेडियर साहब ने और मेरे बाकी गेस्ट ने, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब 2018 में पाबंदी लगी है, दैट वाज द टाइम व्हेन दिस वाज डिसाइडेड इन यूएस कि अब हमने पुल आउट करना है फ्रॉम अफगानिस्तान। उसी वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ऑफ कोर्स पड़नी थी, हम सबको पता है ज़रूरत पड़ी, हमने बड़ा रोल भी प्ले किया, और उसी टाइम पे FATF में हमें डाल दिया गया ग्रे लिस्ट में। अब जो ग्रे लिस्ट है, हमने उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो आखिरी 7 पॉइंट्स थे, हमने वो भी कर दिए हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव करा दिए और पिछले साल के अप्रूव हुए हुए हैं। उसमें एक तो मज़ाक़ा खेज़ बात ये थी कि जिन कंट्रीज़ ने हमें ऑन साइट विज़िट्स के लिए आना था, उसमें इंडिया भी था। मतलब अंदाज़ा करें, ये वही बात है कि 2 बिल्लों की लड़ाई और वही एक दूसरे के वॉचडॉग भी बने हुए हों, तो इससे सीरियसनेस का अंदाज़ा होता है। तो ना तो वो लोग साइट्स विजिट करने आए हैं, ना उन्होंने आके हमारी एफर्ट्स देखी हैं, तो उसके बगैर वो कैसे डिसीजन करेंगे? इट सिंपली मीन्स कि वो या तो कहेंगे प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ इसलिए अभी नेक्स्ट इजलास तक आप ग्रे में ही रहेंगे, या वो कहेंगे कि अगर हो भी गए तो भी आप ग्रे में ही रहेंगे। क्योंकि जो रीजनल रीजंस हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, और जो सिक्योरिटाइज हो गया सारा एनवायरनमेंट इस वक्त ग्लोब का, उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना ज़रूरी है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सैंक्शंस ऑन अस। तो ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है हमारी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, हमने बहुत तेज़ी से काम किया है, बल्कि बहुत मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट इस मामले में। बाकी हम इस वक्त शिकार हैं उस सियासत का जो दुनिया में चल रही है। हालांकि कश्मीर में जहाँ पे इंसानी हकूक इस वक्त एट देयर वर्स्ट हैं, वहाँ पे नई कॉलोनीज बनाने के लिए, रियल स्टेट के बिल्डिंग के लिए UAE के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है इंडिया। क्या वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि वहाँ पे जेनोसाइड और सारे डेमोग्राफिक चेंजेस, और अब आप वहाँ रियल एस्टेट बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी UAE जैसे मुस्लिम मुल्क के साथ मिलके। सो इस वक्त सियासत हो रही है बेसिकली। ठीक है, सियासत हो रही है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान से FATF कब खुश होगा? ये हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, और मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता कि जी चूँकि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पे 4 महीने पहले तक तो हम ब्लू आइड बॉय थे, हम फैसिलिटेटर थे, हमने उनके फौजी निकाल के अपने मैरियट के होटलों में ठहराए और वो हमें तारीफ़ों के फ़ोन कर रहे थे। उस वक्त हम ये बार्गेन नहीं कर सकते थे कि हम आपको सेफ पैसेज लेके दे रहे हैं, कम से कम FATF से तो निकालते हैं। हम चुम्बन बुकमन बैठे रहे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? जब दुनिया हमसे मदद मांग रही थी, हम अपने आप को FATF से भी नहीं निकलवा सके, हम IMF से भी डील नहीं कर सके, हम चुप करके बैठे रहे और उनकी सारी मदद हमने कर दी। अब जब वो निकल गए हैं तो हम कहते हैं हमें बड़ी सजा दी जा रही है। भाई, जब दुनिया को आपकी ज़रूरत थी, उस वक्त पाकिस्तान के मुफाद की बात करनी थी। आज जब हम FATF का इजलास है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर तो काबुल बैठा हुआ था,
उसे तो FATF में बैठा होना चाहिए था, उसे तो वहां पे यूरोपियन यूनियन के साथ डिप्लोमेसी कर रही होनी चाहिए थी पिछले 15 दिन से इजलासों के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत सफारती महाद पर शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, ना इनसे कोई बात करता है, ना ये किसी से बात करने की पोजीशन में है। आप देखिए इतना बड़ा इजलास हो रहा है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर आज काबुल बैठे हुए हैं। भाई फैसला पाकिस्तान का FATF में होना है, तुम काबुल चले गए हो। बात यह है कि इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट है, उसको एब्सोल्युटली नॉट में कवर ना करें। पूरा एब्सोल्युटली यस किया है उनको वहां से निकालने के लिए, हमने पूरी खिदमत की है उनकी ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद भी अगर हमें मार पड़ी है तो ये हमारी नाकामी है। हमें मानना तो चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें समझ नहीं आई, वो हमसे काम लेके भी चले गए और हम कुछ भी नहीं उनसे ले सके। ठीक, नासिर बेग चुगताई साहब क्या कहेंगे? मैं कहता आपने तो बहुत कोशिशें की, सच्ची बात ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुली प्रेस टॉक में प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकायत की इंडिया की कि देखिए ये हमें तंग कर रहा है इंडिया, FATF पर आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा हम कुछ करते हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। फिर हमने बिल्कुल सही है कि हमारे दफ्तर खारजा को तो पता ही नहीं है कि FATF क्या है। मुझे बताएं कौन सी हमने कैंपेन लॉन्च की अपने लिए, कश्मीर के लिए, FATF के लिए। हमारे वजीर खारजा ने किन मुल्कों का दौरा किया FATF के लिए और कश्मीर के लिए? नहीं किया भाई। अफगानिस्तान के लिए गए, फ़लस्तीन के लिए गए, और जब फ़लस्तीन के लिए वापस आए तो बैनर लगे हुए थे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी सानी खुश आमदेद। अब बैनर फिर लगवा लेंगे वो। काबुल में गए, वहां बैठ के उन्होंने बात किए, कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा तो वापस चले आए। वो टेलीफोन पे बात हो गई। तो मुझे मैं नहीं समझता कि हमने कोई सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट किए। हम मेरी तरह मेरा दफ्तर खारजा भी ठंडे पेटों बैठा है कि जी हम तो ग्रे लिस्ट में रहेंगे, हम ब्लैक पे नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, एक मेरा जेनेरिक क्वेश्चन है, सबसे वन लाइनर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर तहरीक इंसाफ की जगह कोई और हुकूमत होती तो क्या FATF से निकलने के लिए वो इतनी ही कोशिशें करती जितनी तहरीक इंसाफ ने की है? ब्रिगेडियर साहब देखें, इससे भी कम करती। जो हुकूमत पिछली थी उनका फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। इतनी जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट्स में अगर वो ये कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कर सकते। ठीक है नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासी दर्जा हरारत में इजाफे ने सियासी जमातों को इकट्ठा कर दिया है। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से ताउन पर तैयार हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की पेशकश की है, जिसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कबूल कर लिया है। दोनों सियासी जमातों के कायदीन ने क़यादत के फिर से राब्ते कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आने को तैयार? क्या वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार के लिए खतरे की घंटी बज गई? जुनैरा क्या कहेंगे? देखिए, ये वो रिश्ता है जो बार बार होने लगता है और टूट जाता है। तो मैंने तो माजी में हमेशा यही लाइन ली है कि इनका जो अलायंस है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, मैं PDM की बात नहीं कर रही, ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, ये ऑर्गेनिक नहीं है। और इसकी हिस्ट्री है ऑफ कोर्स, और बहुत पीछे हिस्ट्री में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी आप देख लें 2-3 सालों में क्या हुआ है। इकट्ठे रैलियां भी निकली, बहन भाई भी बन गए, और बहुत वादे भी हुए आपस में कि हम एक दूसरे को कैसे कम्पीट करेंगे, माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन एंड गेम क्या निकली, क्योंकि एंड रिज़ल्ट डिटर्मिन्स एवरीथिंग। बहुत बड़ा फ़ायदा पंजाब में नून लीग को पीपल्स पार्टी क्यों देगी? दैट इज़ माई मेन क्वेश्चन। जबकि सिंध उनके पास ऑलरेडी है। इफ एनीथिंग दे विल वेट फॉर द जनरल इलेक्शंस, और वो एग्री नहीं करेंगे इस चेंज के लिए। लेकिन अब अगर कायरा साहब ने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि वो कह के मुशावरत करते करते 2 साल गुजार दें। दिस इज़ हाउ आई सी इट। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल ऐसा कोई ख़तरा है। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये वो पॉइंट था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार मुस्लिम लीग नून को दावत दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं मानी। अब जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही इस पर दावत दे दी है, तो आपको लगता है क्या वाकई बात बन जाएगी इस पॉइंट पर इनकी?
नहीं, पंजाब की नंबर गेम ऐसी नहीं है कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो सके, क्योंकि बफर जोन जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास है और वो वजारत आला से कम पर मानेंगे नहीं, और उनको वजारत आला देने के लिए शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही तैयार ना हो सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार बहुत सेफ जोन में है निस्बतन, और कभी भी पंजाब में चेंज आएगी वो मरकज़ के बाद आएगी, मरकज़ से पहले नहीं आ सकती। जितने इमरान खान महफूज हैं उतने उस्मान बुज़दार महफूज हैं, इसलिए मैं नहीं समझता पंजाब में कोई अदम एतमाद आ सकती है। वैसे भी नून लीग के अपने भी 10-15 MPA शॉर्ट हैं जो उनसे नाराज़ होकर उन्होंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। फिर तरीन साहब आजकल लंदन में हैं और उन्होंने अपने ग्रुप को डिज़ोल्व कर दिया है, जैसे कि नज़ीर चौहान और उनके सारे लोग हैं वो वापस उस्मान बुज़दार के पास चले गए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि कोई पंजाब में अदम एतमाद का माहौल नहीं है। ये वैसे ही राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से कह रही थी कि हम पंजाब में अदम एतमाद कर सकते हैं, पहले बुज़दार को उठाएँ, तो उन्होंने कहा अच्छा आप कोशिश कर लें, क्योंकि अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन तभी है कि सब जाके चौधरी परवेज़ इलाही को कहें कि आप वज़ीर आला हैं, कौन कहेगा कि आप वज़ीर आला हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार सेफ है, और खुद परवेज़ इलाही भी 6 महीने साल के लिए वज़ीर आला बनकर क्या करेंगे, वो 5 साल वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है। वो इस वक्त ना PMLN के रहेंगे ना PTI के रहेंगे, तो उन्होंने पिछली सीटें भी PTI के साथ एडजस्टमेंट में जीती थी, उनको भी सूट नहीं करता कि वो कोई एडवेंचर करें। उनके पास फेडरल मिनिस्ट्री भी है, बेटे की खुद स्पीकर हैं। मुझे नहीं लगता पंजाब में कोई अदम एतमाद की गेम हो सकती है। उस्मान बुज़दार बहुत सेफ हैं, इमरान खान से ज़्यादा सेफ उस्मान बुज़दार हैं। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में अगर ऑपोजिशन ने फैसला कर लिया तो उसके बाद उस्मान बुज़दार महफूज रहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी के PDM से निकलने के बाद PDM का तो धड़न तख्ता हो गया था। आज उसका जिक्र जो है मुस्लिम लीग नून ने भी किया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM की एक बहुत अहम जमात थी। अब उन्होंने चक्कर ये चलाया कि उनको राम करने के लिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेट अवे कहना था कि हम पहले पंजाब की गवर्नमेंट गिराएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ, फिर मरकज़ की तरफ आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, अपना शौक़ पूरा कर लें, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी पता है, राना सनाउल्लाह को भी पता है कि ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मरियम नवाज़ कभी भी नहीं चाहेगी कि हमजा शहबाज जो कि वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाए। अगर वो 1.5 साल इलेक्शन से पहले वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, क्योंकि नून लीग के पास वहाँ PTI से ज़्यादा सीटें हैं, PTI के भी कुछ लोग नाराज़ हैं। अगर तरीन साहब लंदन बैठे हैं, कोई डील हो जाती तो वो भी अपना वज़न मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के पलड़े में डाल सकते हैं। तो अब उस्मान बुज़दार की पोजीशन कोई इतनी मजबूत नहीं है। अगर सीरियस होके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें वाकई वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस लाती हैं तो वो उनकी वहाँ से वज़ारत आज़मा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकती है। लेकिन बात वही है कि मरियम नवाज़ कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला बन जाए और पंजाब में हुकूमत करे, और आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि जो पंजाब में स्ट्रॉन्ग होता है वही मरकज़ में भी हुकूमत बनाता है, फिर तो वज़ारत आज़मा के लिए शहबाज शरीफ साहब का रास्ता साफ़ हो जाएगा। अगर हमजा हुकूमत में होंगे तो ये मुस्लिम लीग के नून के जो धड़ेबाजी है वो ये चीज़ कामयाब नहीं होने देगी, और वहाँ पर वो बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे कि आप अपनी ख्वाहिश है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के देख लें। तो इस तरह करके एक अपना जो है वो तीर से 2 शिकार करेंगे। ठीक है नासिब एक चुगताई साहब, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद आ गई है, पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद की बातें होने लग रही हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, आज शाजिया मनी ने फिर ऑफर की है। शरारतें सब ये सब शरारतें जो पीपल्स पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। अब आपको पता है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पंजाब की सूरत हाल क्या है, मरियम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में ताल्लुकात किस तरह के हैं, ये मुझे बस कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर से मरियम नवाज़, ऐसा कोई बंदा गवारा नहीं करेंगी, वो परवेज़ इलाही हो या हमजा शरीफ हो, हमजा शहबाज शरीफ, जो डिलीवर कर सके। उनके लिए बेस्ट बंदा जो है वो हमारा बुज़दार है, जो जरा मासूम सा आदमी है, सुबह निकल जाता है गाड़ी के ऊपर 2-3 नोटिस बांट के आ जाता है। सर आप मासूम आदमी कह रहे हैं? बहुत मासूम आदमी है, मतलब उनके नज़दीक वज़ारत आला सिर्फ इस का काम है कि वो शाम तक 5 नोटिस बांट दें और एक बयान जारी कर दें PDM के खिलाफ। ये कोटल उनका है, बाकी तो दूसरे लोग काम वाम कर रहे हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग वजीर आला मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के हक में नहीं होगा पंजाब में,
जो ऑफसेट कर सके इनको और आने वाले वक्त के लिए अपनी फुटिंग कर सके। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी भी छेड़छाड़ करती रहती है। कल उन्होंने ऑफर किया था, आज शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि जी पहले पीपल्स पार्टी अपनी नेक चल्ली साबित करे, अपना खुलूस साबित करे। अब वो फिर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पहले शोकॉज दे गए थे। तो ये बेड़ मुझे बंडे चढ़ते नजर नहीं आ रही। कल तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, आज मुख्तलिफ हो गई। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ठीक है मुजम्मिल साहब आती हूँ, ब्रिगेडियर साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब में मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं आपके ख्याल में? देखें शाइस्ता, बड़ी सिंपल सी बात है। जरदारी साहब ने कहा अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी फेडरल में। बोथ आर राइवल पार्टीज, वी मस्ट अंडरस्टैंड, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN। अगर आज वहाँ पर तरीके नो कॉन्फिडेंस आती है और PMLN को कामयाबी होती है और PML पंजाब गवर्नमेंट बनाती है, वेयर इज पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी वांट्स कि हमें 2 साल क्लियर कट मिले, इसलिए PDM से वो निकले थे। दे वांट के बिलावल भुट्टो पंजाब में जाके नो ही शुड सिट रीऑर्गेनाइज द पार्टी मेंबरशिप करें, जितने लोगों को और शामिल अच्छे लोगों को कर सकते हैं करें, और 2 साल के बाद इलेक्शन दो, ताकि 2 साल में वो सदर्न पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें लेके 20-25 सीटों की वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो लेकर आएँ। बिकॉज दे हैव अ गवर्नमेंट इन सिंध, वहाँ उनके पास मेजॉरिटी है, उनके बलूचिस्तान में भी पार्टी स्ट्रांग है, उनकी KPK में भी पार्टी स्ट्रांग है। देन दे विल बी इन अ पोजीशन टू गो इन कोलेशन विद एनी जो दूसरी पार्टी आती है। इसलिए उनको क्लियर 2 साल चाहिए, कभी भी वो मूवमेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आएंगे। दे वांट टू एस्टैब्लिश, और इसको भूल जाए ना, वो कभी चाहेंगे कि पंजाब में PMLN का चीफ मिनिस्टर आ जाए और ताकि फिर पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसलिए ये सिर्फ रिटोरिक्स हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशर डालने के लिए हैं, ये प्रेशर बलूचिस्तान में डालने के लिए हैं। इसलिए इसको मेरे ख्याल में फॉर द टाइमिंग वी शुड टेक इट एज ए क्लोज चैप्टर। ठीक है जुनैरा, आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? मैं NBC को कहना चाह रही थी कि वो कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब कोई काम नहीं करते। मैं उनके नॉलेज में इजाफा कर दूं, वो क्वीन एलिज़ाबेथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो ब्रिटिश सिस्टम में सॉवरेन हैं, और जो सॉवरेन है वो काम कुछ नहीं करता, उसको पेमेंट ही इस चीज़ की होती है कि आपने कुछ नहीं करना। तो वो इंस्पायर्ड बाय सॉवरेन हैं और वो सॉवरेन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। नसीम सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वो उस्मान बुज़दार के बारे में बार बार कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस है। असल में ये गलती हो गई थी इमरान खान साहब से, उनको कहना चाहिए था ये मंसूर अख्तर प्लस है। ठीक है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मैं समझता हूँ यहाँ पे तो आज सारे ही मुत्तफिक हो गए हैं कि उस्मान बुज़दार सेफ हैं और उनको कोई खतरा नहीं है, और जितने वो सेफ हैं और उनको खतरा है, और आज तो सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वो बहुत सेफ जोन में है। तो बाकी तो सब मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो मंसूर अख्तर प्लस हैं या कौन है, अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं। अब जो वफाक की कोताहियाँ हैं उसकी जिम्मेदारी तो उस्मान बुज़दार पे ना डालें। बिजली उस्मान बुज़दार ने महंगी की है, गैस उस्मान बुज़दार ने महंगी की है, पेट्रोल उस्मान बुज़दार ने महंगा किया है, LNG उस्मान बुज़दार नहीं खरीद रहा, DAP खाद जो है वो उस्मान बुज़दार महंगी कर रहा है, रुपए की कदर उस्मान बुज़दार ने नीचे की है। ठीक है, एक फेडरल का पैकेज है जो पंजाब को गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है क्योंकि बड़े सूबे के तौर पर वैसे ठीक चल रहा है। मुजम्मिल बुरा ना माने आप, मुजम्मिल बुरा ना माने, हमने ये नहीं कहा कि वो, हमने कहा कुछ नहीं करते वो, तो इसीलिए मसला है कि वो बिल्कुल सेफ हैं। जो कुछ नहीं करता वो सेफ होता है। कमाल करते आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि देखें, सबसे बड़ी इमरान की जो गलती है वो यही है कि जो एक स्टेपिंग स्टोन है फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाने के लिए, दैट वाज पंजाब, और जो स्ट्रक्चर का उनको चाहिए था वहाँ पर चीफ मिनिस्टर वो नहीं लाए हैं। आई डोंट नो उनकी क्या इस पर लॉजिक थी। एवरीबॉडी हैज बीन टॉकिंग बट ही हैज नॉट चेंज्ड इट, और इससे PTA फेडरल गवर्नमेंट को इतना डैमेज हुआ है जो मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में इसके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मसला है। जुनैरा, आप कुछ ऐड करी थी? ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ को भी ये सुनना पड़ जाता था कि कई दफ़ा कि ये जो बहुत कामयाब हैं वो इसलिए हैं कि पंजाब तो अपने भाई के पास है, उन्होंने संभाला है, तो पंजाब में डेवलपमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए फेडरल महफूज है। तो इमरान खान कैसे बर्दाश्त करते हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए पंजाब में जो इतना डिलीवर करे
कि वो फेडरल से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो तो हीरो तो वो हो जाएगा। तो दिस इज द लॉजिक। बस एंड देयर कुड बी ओनली वन हीरो। ठीक है, चलिए नाज़रीन सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, क्लोजिंग की जाने बढ़ने वाला। उस्मान बुज़दार के लिए खतरे की घंटी नहीं बजी, सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये बातें हैं और महज बातें ही रहेंगी। दूसरा ये कि फेटफ का जो आज आखिरी रोज था, तो हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल आए और इसके साथ साथ महंगाई से भी आवाम की जान छुट जाए। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।